बता लिया आपने पूरा। डिस्कस करते हैं लाइट वाले चैप्टर में हम मेनली दो चीजें डिस्कस करेंगे। लाइट का इंटरेक्शन, लाइट किस तरह बिहेव करती है आसपास के ऑब्जेक्ट के साथ, और टकरा के वापस लौटती है जिसकी वजह से हम सारे ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं या आकार निकल जाता है। तो पहले पोर्शन में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि लाइट जब किसी चीज से टकराती है और वापस जो लौटती है उसको क्या कहते हैं। जिससे टकरा रही है सरफेस से, उस सरफेस के बारे में जानेंगे। इमेज किस तरीके से बनती है उसके बारे में जानेंगे। मिरर के बारे में जानेंगे। ये जितना भी बोर्ड पर लिखा है हमको सब जानना वन बाय वन। क्लियर है? तब देखिए लाइट क्या होती है बच्चों। लाइट कैसे तो एक है कि एनर्जी का फॉर्म है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी का लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से आप अपने आसपास की चीजों को देख सकते हैं। सब कुछ एनर्जी ही है वैसे यूनिवर्स में। फूड खा रहे हो तो उससे एनर्जी मिल रही है, पानी पी रहे हो तो एनर्जी। क्लियर है? नहीं क्लियर है? और जो लोग साइंटिस्ट होते हैं भगवान को नहीं मानते, वो कहते हैं बस कुछ एनर्जी है। जिस रूप में आप और हम मानते हो भगवान को, उस रूप में अगर ना मानते, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एनर्जी में बिलीव करते हैं। जब इंसान मर जाता है तो उसके शरीर से एनर्जी चली जाती है। तो एनर्जी सब कुछ है हमारे सर्वाइवल के लिए एनर्जी सब कुछ है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन। सन से एनर्जी आती है, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, उससे हम सारे लोग जिंदा हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स प्रोडक्ट पर डिपेंड करते हैं। एनिमल्स भी प्लांट्स को खाते हैं अगर आप एनिमल्स को खाते हैं। क्लियर है? तो सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो एनर्जी एक वाइटल फोर्स हो गई जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। तो लाइट भी एनर्जी का ही रूप है। जैसे एक एनर्जी साउंड एनर्जी मेरे मुंह से जो निकल रही है, साउंड एनर्जी। बहुत सारी एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फैन चल रहा है, ट्यूबलाइट चल रही है, अलग अलग एनर्जी होती है। क्लियर है? तो हम कौन सी एनर्जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं? लाइट के बारे में। लाइट एक एनर्जी है। जैसे सारी एनर्जी हमारा काम आसान करती है। फूड से हमें चलने फिरने की एनर्जी मिलती है। क्लियर है? लाइट से हम अपनी जिंदगी को लाइट कर रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, ट्यूबलाइट चला रहे हैं। तो सारी एनर्जी किसी न किसी रूप में हमारे लिए बेहतर कर रही है हमारे जीवन को। ठीक उसी तरह लाइट जो है वो भी एक एनर्जी का ही रूप है, और इसकी हेल्प से क्या होता है, अपने आसपास के ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट enables us to see object in our surrounding। क्लियर है? आप इस लेक्चर को जब देखोगे तो डेफिनेशन लिख लेना जो मैंने बोली। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट enables us to see object in our surrounding। अभी मत लिखो, ऐसे लिखने में तो कम से कम 15 दिन चलेगा पूरा पढ़ते पढ़ते। अभी तो बस मैं आपको पूरा क्रस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपके दिमाग में चैप्टर का स्ट्रक्चर दिया हो, सारी चीजें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से अपने आसपास की चीजों को देख पाते हैं। क्लियर है? अब कैसे देख पाते हैं? लाइट आती है, किसी सरफेस से टकराती है, हमारी आंखों तक जाती है, उसके बाद पूरा प्रोसेस है अगले चैप्टर में, उसको हम पढ़ेंगे वहां पर। ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि लाइट किसी सरफेस से टकरा के वापस आती है। अभी भूल जाओ कि आर पार भी चली जाती है, उसको भूल जाओ। किसी सरफेस से टकरा के वापस आती है। तो लाइट का किसी सरफेस से टकरा के वापस लौटना कहलाता है रिफ्लेक्शन। क्या कहलाता है? इस फिनोमिना को हमने रिफ्लेक्शन बोल दिया। शुरुआत हुई थी कि लाइट की वजह से अपने आसपास के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो कैसे देख सकते हैं कि लाइट जाती है, ऑब्जेक्ट से टकराती है, हमारी आंखों तक जाती है, हम उसको देख पाते हैं, मतलब टकरा के वापस आएगी। अगर कमरा बंद कर दिया जाए, सब कुछ बंद कर दिया जाए, लाइट बिल्कुल कोशिश कर पड़ते पड़ते सब बिल्कुल पैक, तो आप ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाओगे। देख पा रहे हो कहीं ना कहीं लाइट है, चाहे तेज है या कम है। लाइट टकराती है उस ऑब्जेक्ट से, हमारी आंखों तक वापस आती है, हमारी आंखों में इमेज बनती है, हम उसको देख पाते हैं। समझे नहीं समझे? तो लाइट का किसी सरफेस से टकरा के वापस लौटना, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। किसी भी सरफेस से टकरा के लाइट का वापस लौटना, इस फिनोमेना को बच्चों क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। अब इसमें दो चीजें हैं, सरफेस से टकरा के वापस लौटना। जिस तरीके से वापस कैसे लौटेगी हमने देखा है, अलग अलग तरीके से वापस लौट रही है। अगर स्मूथ सरफेस से टकरा रही है तो अलग तरीके से वापस लौट रही है, और खुरदुरे सरफेस से टकरा रही है तो अलग तरीके से वापस लौट रही है। वापस लौटना तो रिफ्लेक्शन, और जिस तरीके से लौट रही है उसमें टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाता है। जैसे क्या होता है कि अगर किसी स्मूथ को ऐसे दिखाते हैं, स्मूथ सरफेस से आई लाइट टकराई और वापस चली गई, आई लाइट टकराई और वापस चली गई, तो स्मूथ सरफेस से टकराने के बाद ऐसे लौटेगी कि एक दूसरे के पैरेलल जाती है।
टकरा के वापस लौटना रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर टकराकर वापस जो लौट रही है उसमें जो लाइट रेज हैं, रिफ्लेक्टेड रेज, वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हमने क्या बोल दिया? रेगुलर रिफ्लेक्शन। कब होता है? जब किसी स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस से टकराएगी। कोई सरफेस से टकरा के लौटेगी, लेकिन सारे सरफेस एक जैसे तो होते नहीं है। कुछ स्मूथ और पॉलिश्ड होते हैं, कुछ रफ और अनइवन होते हैं। दो तरह के सरफेस हम मेंशन करेंगे, स्मूथ एंड पॉलिश्ड और रफ एंड अनइवन। उबड़ खाबड़ खुरदुरे सरफेस जो होते हैं ये बिल्कुल स्मूथ होते हैं, पॉलिश्ड सरफेस होते हैं। क्लियर है? तो अगर ऐसे सरफेस से टकराएगी तो इस तरीके से आई पैरेलल और एक दूसरे के पैरेलल चली गई, टकरा के वापस लौटना रिफ्लेक्शन। लेकिन किस तरीके से गई है? और उबड़ खाबड़ से टकराएगी, उबड़ खाबड़ को ऐसे दिखाएंगे रफ एंड अनइवन, आई पैरेलल लेकिन आड़ी तिरछी चली गई। ये कैसा रिफ्लेक्शन हो गया? इरेगुलर। नहीं समझ? लाइट के टकरा के वापस लौटना रिफ्लेक्शन। अब किस तरीके से लौट रही है वो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस से टकरा के जो लौटती है तब रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि पैरेलल रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, इंसिडेंट रेज पैरेलल होंगी और रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल होंगी। अगर पैरेलल आई है लाइट तो पैरेलल ही जाएगी। लेकिन इरेगुलर में, इरेगुलर को डिफ्यूज्ड भी बोल देते हैं किसी किताबों में, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। पैरेलल आएगी तो सही आ सकती है, लेकिन पैरेलल नहीं जाएगी, आड़ी तिरछी जाएगी। ये हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होता है? when light strikes at a smooth and polished surface then regular reflection occurs। अगर स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस को स्ट्राइक करेगी तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, और रफ और अनइवन सरफेस को स्ट्राइक करती है तो इरेगुलर सरफेस होता है। रेगुलर में क्या होता है? पैरेलल आती है, पैरेलल जाती है। पैरेलल आ तो सकती है लेकिन डिफ्यूज्ड वाले में पैरेलल नहीं जाएगी। समझ गए ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं आया समझ में? क्या नहीं आया? अगर इरेगुलर रफ और अनइवन सरफेस पर पैरेलल आएगी लेकिन पैरेलल नहीं जाएगी। रेगुलर में क्या होगा? पैरेलल आ रही है तो पैरेलल ही जाएगी, लेकिन इरेगुलर में पैरेलल आएगी, पैरेलल नहीं जाएगी। क्लियर है? आड़ी तिरछी जाएगी, जैसा ये डायग्राम बता रहा हूं। इसको डिफ्यूज्ड भी बोलते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। कोई डाउट? चलिए अब हमको सीखना है रिफ्लेक्शन के बारे में और जानते हैं। इसमें एक चीज रह गई है रिफ्लेक्शन से पहले, यहाँ पे एक चीज और ऐड कर लेना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जो चीजें छूट रही हैं बीच में ऐड करते चलेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्शन से जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजी है 2 3 4 5, उनको सीखते हैं। शुरू करें? यहाँ तक किसी को डाउट है? ये बिल्कुल क्विक रिवीजन हो रहा है। अगर आप यहाँ पर सीख गए तो इनके साथ आ जाओगे। जो नया आगे आपसे बैच है यहाँ तक सीख गए, बस अंतर इतना रह जाएगा, आपको नोट्स लेकर याद करना होगा। फटाफट कॉपी कर देना, याद कर लेना। क्लियर है? अब आ गया टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। इसको सीखते हैं। रिफ्लेक्शन से जुड़ी जो टर्म्स हैं उनके बारे में जानेंगे। कौन कौन सी टर्म है बच्चों? जो लाइट रे आ रही है, बीम ऑफ लाइट आ रही है, जो सरफेस पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो रे आ रही है, रे ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट, जो रे सरफेस पर आ रही है, स्ट्राइक करने वाली है, उसको क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। और टकराने के बाद कई बार बच्चों आप ऐसा बना देते हो, सरफेस है, मैं ऐसे पढ़ा रहा था कहीं, वो बच्चे ने ऐसे बना दिया, यार ऐसे घूमती घामती नहीं आती है लाइट, ठीक है, अपना काम करेगी, सीधा आएगी, चली जाएगी, उसके पास इतना टाइम नहीं, ठीक है, तो मौज मस्ती में लहरते लहरते आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो सीधी रे दिखानी है आपको। लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है लाइट, उसकी प्रॉपर्टी होती है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है बच्चों? तो लाइट के साथ क्या होगा? जो रे आ रही है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्शन के बाद जो रे गई उसको रिफ्लेक्टेड रे। नहीं समझ में आया? अब ये जो रे आई थी, इसने जिस पॉइंट पर टच किया है रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, स्ट्राइक किया, इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्ट्राइक करती है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस।
पॉइंट ऑफ ऐसा पॉइंट जहां इंसिडेंट रे गिरी थी, इंसिडेंट रे गिरी थी या स्ट्राइक किया था, जहां पर जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे ने रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्ट्राइक किया है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है? यहाँ जो रे आई थी लाइट की स्ट्राइक करने के लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद जो गई वो रिफ्लेक्टेड रे, जिस पॉइंट पर उसने स्ट्राइक किया था वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। समझ गए? अब नॉर्मल समझते हैं। नॉर्मल लाइन क्या होती है? जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे ने रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टच किया है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इंसिडेंट रे है, इसने इस पॉइंट पर इसको टच किया है या स्ट्राइक किया है, ये ऐसे चली गई है। इस पॉइंट पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ठीक इसी पॉइंट पर, कहीं और नहीं, इसी पॉइंट पर। तो लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर, ध्यान से सुनेंगे, लाइन दैट इज ड्रॉन परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसको बोलते हैं नॉर्मल लाइन। लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन। बच्चों को लगता है कि नॉर्मल रे होती है, नॉर्मल रे नहीं होती है, नॉर्मल लाइन होती है। लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन। इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन, रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल लाइन क्या होती है? जो लाइन आपने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करी। नहीं समझ लग नहीं रहा है? आ गया ये सब काम होगी तो चल रहा, चैप्टर खत्म कहाँ हुआ है? वो सुनते रहो, काम खुद पे खुद आते रहेंगे, बस तुम सुनते रहो चुपचाप, सारी चीजें खुद आती रहेंगी, सारे डाउट्स अपने आप। ठीक है? नहीं समझ में आया? नॉर्मल लाइन समझ में नहीं आया? थोड़ा सा टफ है, हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये वाला पॉइंट है, दिखाइए मैंने, ये वाला जैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इंसिडेंट रे आई, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया। एक पेन और दिखाओ, इस पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, ये है नॉर्मल लाइन, और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे हो जाएगी, बीच में नॉर्मल हो गया। नहीं समझ में आया? इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन, लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर नहीं, लेकिन 90 डिग्री एंगल तो यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, तो मैं क्या कहूंगा? लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, at the point of incidence to reflecting surface is called normal line. क्लियर है? नहीं क्लियर है? अब समझेंगे, समझ गए? अब ध्यान से देखेंगे, इंसिडेंट रे ने नॉर्मल लाइन के साथ कुछ एंगल बनाया, इंसिडेंट रे ने नॉर्मल लाइन के साथ कुछ एंगल बनाया, बनाया नहीं बनाया, बन रहा है एंगल, नहीं बन रहा है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल लाइन, नॉर्मल रे नहीं कहते, नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन होती है जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया था पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। तो एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल लाइन इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो रे आई थी उसने नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना रखा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रे जा रही है, ये इसने भी इसके साथ कुछ एंगल बना रखा है, तो एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नहीं समझ में आया? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे ने एंगल नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ गए? इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वो टर्म्स हैं जो रिफ्लेक्शन से जुड़ी हुई। रिफ्लेक्शन जब आप पढ़ रहे थे, जब लाइट टकरा के लौट रही थी, तो कुछ टर्मिनोलॉजी आई, उसके साथ टर्म्स आई हैं। इंसिडेंट रे जो गई वो टर्म इंसिडेंट, जो आई वो रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस को समझने के लिए हमने नॉर्मल बना दिया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया। समझ गए? अब जब लाइट किसी सरफेस से टकरा के लौटती है तो कुछ पैटर्न फॉलो करती है, कुछ पैटर्न बार-बार फॉलो कर रही थी, बार-बार फॉलो कर रही थी, तो हमने उनको बोल दिया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोल दिया? रिफ्लेक्शन के भी कुछ नियम और कानून हैं जो पैटर्न बार-बार फॉलो कर रहा है। कानून क्या होते हैं कि आपको ये चीज माननी है। तो लाइट भी कुछ ऐसा ही बिहेवियर दिखा रही थी, इंटरेक्शन जब कर रही थी वो ऑब्जेक्ट से, तो बार-बार कुछ पैटर्न्स फॉलो कर रही थी।
उन पैटर्न्स को कहा गया लॉज ऑफ। पहला लॉ क्या है, बहुत आसान है, कि जो इंसिडेंस एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ तक सारी चीजें जुड़ी हुई थी, समझ में आ गई? हम यहाँ पर चल रहे हैं, समझे नहीं समझे? क्लियर है? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा बराबर होगा। अब दूसरे पे आते हैं, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? देखो, दो पेन दिखाओ, दिखाइए। देखेंगे बच्चों, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इंसिडेंट रे आई है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल बीच में। देख पा रहे हो आप? नहीं देख पा रहे हो? ये मगर आया, ये वाला कैप वाला दो, कैप लगा के दो, ठीक है? ये आई रे ऐसे करके इसलिए स्ट्राइक किया, यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, रिफ्लेक्टेड रे चली गई। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्शन इस सरफेस की वजह से हुआ, ये भी एक सरफेस है। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन, रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक सरफेस में या प्लेन में रहती हैं। किसमें रहती हैं? प्लेन में। ये तीनों एक प्लेन में रहती हैं। प्लेन में रहने का कैसे रहती है इसको समझिए, कैसे नहीं रहेंगी। अगर इस तरीके से इंसिडेंट आती और रिफ्लेक्टेड ऐसे चली जाती, तो इस प्लेन में नहीं है, ये वाला जो प्लेन है, तो ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में रहती हैं। इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि ऐसे इंसिडेंट रे आ रही है, यहां आपने नॉर्मल बना दिया, रिफ्लेक्टेड रे ऊपर चली गई। ये तीनों एक ही प्लेन में, अगर ऐसे आई है तो ऐसे नॉर्मल और ऐसे ही जाएगी, तीनों एक ही प्लेन में रहेंगी और प्लेन इनके अकॉर्डिंग ही बन जाएगा। जैसे वो आई है, अगर ऐसे आई है तो ये आपका इंसिडेंट हो गया, रिफ्लेक्टेड, ये वाला प्लेन बन गया। ऐसे नहीं समझे? इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में रहती हैं, उस प्लेन को कहते हैं प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया? तो ये दोनों लॉज थे रिफ्लेक्शन के, जो पैटर्न फॉलो कर रही थी लाइट इस रिफ्लेक्शन के टाइम पर। तो पहला लॉज हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन, रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, और उस प्लेन को कहते हैं प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? अब आगे आते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करते हैं। अभी तक हमने बाहर का देखा है, अब सरफेस पे आते हैं, जो लाइट को वापस भेज रहा, लाइट का किसी सरफेस से टकरा के वापस लौटना। वापस लौटने के बारे में सब कुछ जान लिया हमने, किस तरीके से आई, जो गई थी उसको क्या कहा, जो आई है उसको क्या कहा है, नॉर्मल लाइन क्या थी, वापस लौटते समय वो कौन कौन से रूल्स फॉलो कर रही थी, सब कुछ जान लिया। अब आ जाते हैं सरफेस पर, जो उसको वापस भेज रहा था। सारे सरफेस अलग अलग अमाउंट ऑफ लाइट को वापस भेजते हैं। जैसे आप मिरर में अपना शीशा देख सकते हो, दीवार में नहीं देख सकते हो। हाँ, हाँ, शीशा गलत शब्द है, मैंने पिछले वाले में दर्पण होता है शीशा। शीशा तो कांच का टुकड़ा होता है, फिर आप उसके पीछे सिल्वर लगाते हो, फॉइल नहीं लगाते हो, फॉइल प्रॉपर रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, सिल्वर की लेयर बनाओगे, फिर उसको पेंट कर दोगे ताकि वो डैमेज ना हो, तब वो दर्पण बनता है। शीशा हम नॉर्मली बोल देते हैं, ऐसे नहीं, भी लेक्चर चल रहा है, बीच में ऐसे गड़बड़ हो जाएगी, ये नहीं करना है। तो शीशा अलग होता है, कांच का टुकड़ा होता है, और दर्पण जिसको हम चेहरा देखते हैं। अब सीखेंगे। तो सरफेस की बात कर रहे हैं, अलग अलग सरफेस अलग अलग अमाउंट ऑफ लाइट को वापस भेजते हैं। लाइट टकरा के वापस लौटती है। जैसे कहते हैं कि गर्मियों में काला कपड़ा मत पहनो, ऐसा, और सफेद कपड़ा पहनो। इसका मतलब क्या? जो लाइट आ रही है, काला कपड़ा सारा रंग एब्जॉर्ब करेगा। नहीं समझ? क्लियर है? और व्हाइट कपड़ा क्या है? सारा रंग, सारी लाइट वापस भेज देगा, कम से कम एब्जॉर्ब करता है। आप जिस रंग का कपड़ा पहन रहे हो उसी, वैसे हल्का हल्का रफ आइडिया है, एग्जैक्ट तो ऐसा नहीं है, लेकिन आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जिस रंग का आप कपड़ा पहन रहे हो केवल उसी रंग की लाइट वापस आती है, बाकी सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है। नहीं समझ में आया?
7 रंग होते हैं इस तरीके से लाइट में, 7 कलर्स की वेवलेंथ के। तो रेड कलर का अगर इन्होंने पहना है तो रेड कलर की चीजें रेड दिख रही है क्योंकि रेड वापस आ रही है। नहीं समझे? व्हाइट दिख रही है तो मतलब व्हाइट लाइट वापस आ रही है, वही तो दिखेगी जैसी वापस आएगी। अगर कोई चीज येलो दिख रही है, ब्लू दिख रही है, ग्रीन दिख रही है, उसी कलर की लाइट वापस आ रही है। तभी तो अब ये बोतल दिख रही है क्योंकि बोतल की शेप में लाइट आ रही है, तभी तो बोतल दिख रही है। ये जो लाइट आ रही है वही दिख रही है हमें। हालांकि ये पूरा अलग है, डीप में है, उसका अलग होता है कि किस वोल्टेज की वो है, वेवलेंथ क्या है उसकी, बहुत सारी चीजें। लेकिन अभी इस लेवल पर हम थोड़ा सा रफ आइडिया लेते हैं कि जिस कलर का वो है लाइट उसी कलर की वापस आ रही है। सनलाइट में 7 कलर्स होते हैं ना, प्योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो व्हाइट कलर का कपड़ा सारी लाइट को वापस भेज देता है। तो अलग अलग सरफेस अलग अलग अमाउंट और अलग अलग तरह की वेवलेंथ की लाइट को वापस भेजते हैं। तो मिरर क्या होता है? ऐसा सरफेस, अभी तक हमने देखा कि सरफेस दो तरह के हो सकते हैं, स्मूथ और पॉलिश्ड और रफ एंड अनइवन। तो मिरर क्या होता है? ऐसा सरफेस, ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो ज्यादातर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट को वापस भेजते हैं। मिरर अपने ऊपर गिरने वाली सारी लाइट को वापस भेजने में सक्षम होता है। दीवार में आप अपना चेहरा नहीं देख पाओगे, यहाँ पे कम है, दीवार के मुकाबले यहाँ थोड़ा सा आइडिया लग रहा है, देखो लग रहा है, हल्का सा नहीं लग रहा है, ये इसके मुकाबले स्मूथ है और इसके मुकाबले स्मूथ है हमारा मिरर। समझे नहीं समझे? क्लियर है बच्चों? तो मिरर क्या होता है? ऐसा सरफेस, ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस माने जो रिफ्लेक्ट कर सकता है लाइट को, ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिससे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट वापस आ जाती है रिफ्लेक्ट होने के बाद। 98-99% लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं? मिरर। समझ गए? नहीं लगा आइडिया? यहाँ तक क्लियर है जितना हमने डिस्कस किया है? अब मिरर दो तरह के होते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस या तो प्लेन होगा आपका या घुमावदार होगा। भाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस या तो प्लेन होगा या घुमावदार हो सकता है। जैसे मिरर घरों में यूज करते हैं वो प्लेन मिरर होता है। अलग अलग जगह पर जैसे डेंटिस्ट के पास हुआ या हमारी स्कूटी या गाड़ियों में हुआ, वो अलग मिरर होता है, घुमावदार होता है। तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो ये है प्लेन है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है मिरर का, तो उसको कहेंगे प्लेन मिरर। और अगर उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, किसी मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड है, घुमावदार, उसको स्फेरिकल मिरर। समझे नहीं समझे? प्लेन मिरर अभी हमने शुरू नहीं किया है, शुरू करेंगे स्फेरिकल मिरर, क्योंकि प्लेन मिरर के बारे में थोड़ी सी चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे सबसे लास्ट में, मिरर के बाद। स्फेरिकल मिरर दिया है ज्यादा, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन सब कुछ ये है इसमें। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है? ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होता है। A mirror whose reflecting surface is curved or spherical in nature is called spherical mirror. क्लियर है बच्चों? नहीं क्लियर है? ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होता है, घुमावदार होता है, स्फेरिकल होता है नेचर में, उसको क्या कहेंगे? स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर दो तरीके से हो सकता है, ध्यान से सुनेंगे अब इस चीज को। टाइप ऑफ मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के टाइप बताने जा रहा हूं। ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड हो और स्फेरिकल मिरर। अगर अंदर की तरफ कर्व्ड है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और बाहर से पॉलिश्ड है, ऐसे पॉलिश दिखाते हैं, ऐसा स्फेरिकल कॉनकेव। ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व्ड है, बाहर से पॉलिश्ड है, उसको कॉनकेव कहते हैं। और इसी को आप कॉन्वेक्स बना सकते हो। ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ कर्व्ड है और अंदर से पॉलिश्ड है, कॉन्वेक्स। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होता है। नहीं समझे? ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होता है, स्फेरिकल मिरर। अब अगर अंदर की तरफ कर्व्ड है, बाहर से पॉलिश्ड है तो कॉनकेव मिरर, और बाहर की तरफ कर्व्ड है, अंदर से पॉलिश्ड है तो कॉन्वेक्स हो गया। क्लियर है बच्चों? कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डेफिनेशन में डाउट है? कोई डाउट नहीं है, क्योंकि चैप्टर इतना हो गया, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर अब आपने पढ़ लिया, यहाँ तक समझ में आ गया। लिखना रह गया है बाकी,
प्रैक्टिस करनी रहेगी। अब स्फेरिकल मिरर से जुड़ी हम टर्म्स के बारे में जानेंगे। क्लियर है? टाइम क्या हुआ है? 40। अभी तो समय है, 20 मिनट हो जाएगा। कहानी तो सुनानी है आपको, 20 मिनट और सुनते रहिए। नहीं समझ में आया? नहीं आया आप लोगों को समझ में? कोई डाउट है? शुरू करें? चलिए। अब आपने खरगोश देखा होगा। खरगोश नहीं, खरगोश नहीं, खरबूज। खरबूजा नहीं होता? खरबूज नहीं देखा? चलिए, अब हम टर्म्स के बारे में जानेंगे जो स्फेरिकल मिरर से जुड़ी हुई हैं। क्लियर है? कर्व होना काफी नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। क्लियर है बच्चों? अपर्चर। अब खरबूज का एग्जांपल ही लेते हैं, सबसे बेस्ट है। स्फेरिकल मिरर को समझने में बहुत हेल्प करता है खरबूज। ठीक है, आपको खरीद के खाना जरूर, और स्फेरिकल मिरर पढ़ने के बाद या पढ़ने से पहले खा लेना। खरबूज ये होता है, ये वाला ऐसे ऐसे लाइन बनी होती है, इसमें पट्टी सी बनी होती है, ऐसे करके पट्टी सी बनी होती है। ये हो गया, ऐसी पट्टी सी बनी होती है, इस पे ऐसे लगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे? इस पट्टी पे ऐसे करके चाकू मारोगे, ऐसे करके निकालोगे। तो ये जो निकल कर आएगा कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे थोड़ा सा खाने का मीठा होता है, नीचे छिलका होता है। ठीक है, अब ये जो खरबूज है, इसकी शेप स्फीयर है। फुटबॉल की जो शेप होती है, या गोला जो होता है, गोला, उसको बोलते हैं स्फीयर। क्या बोलते हैं? स्फीयर। ये भी स्फीयर शेप में है, परफेक्ट ना हो लेकिन स्फीयर की फॉर्म में ही है, शेप में। अब स्फीयर की शेप में है और आपने इसका एक पीस निकाल लिया, तो स्फेरिकल मिरर की तरह लग रहा है? लग रहा है नहीं लग रहा है? स्फेरिकल मिरर। अब अगर इसका अंदर वाला पोर्शन आप रिफ्लेक्टिंग की तरह यूज करोगे, बाहर से पॉलिश कर दोगे तो कॉनकेव, और बाहर से यूज करोगे रिफ्लेक्शन के लिए, अंदर से पॉलिश कर दोगे तो कॉन्वेक्स। तो एक बात कह सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर किसी स्फीयर का पार्ट था पहले? नहीं समझ में? स्फेरिकल मिरर किसी स्फीयर का पार्ट था। तो स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। Spherical mirror is a part of a sphere whose center is known as center of curvature. नहीं आया समझ में? आ गया आप लोगों की समझ में? किसी को डाउट है? माही, ये सब लिखा हुआ मिल जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। सब नोट्स बुक में मैं लिखवा दिया है। लिखवाने पे जाएंगे तो 7 दिन लग जाएंगे, 6-7 दिन पूरा। अभी आप कहानी की तरह बस समझते रहो बढ़िया करके, थ्योरी क्लियर हो जाएगी, न्यूमेरिकल्स रह जाएंगे। 50 पेज करवा दिए? नहीं, मेरे नोट्स करना, उसके अलावा कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। मेरे वाले नोट्स करना बढ़िया करके, ठीक है? कहीं से कुछ भी आ जाए, सब कुछ कवर हो जाएगा। और कोई बच्चा ट्यूशन अफोर्ड ना कर सके तो उसको जरूर मेरे लेक्चर सजेस्ट कर देना, ताकि वो देख सके। गुलाब के क्षेत्र के कोई बच्चा अगर मेरे लेक्चर्स भी देखेगा तो उसको वैसे हेल्प कर देंगे। कोई गरीब बच्चा है या अफोर्ड नहीं कर सकता है ट्यूशन फीस, ठीक है? बाकी अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करें, ज्वाइन करें, लेक्चर देखें। चलिए, ठीक है? तो स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी स्फीयर का पार्ट था, उस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्लियर है? अब देखो, स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ये पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं अपर्चर। सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ गए? नहीं समझे? स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी स्फीयर का पार्ट था, उस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब दूसरी डेफिनेशन पे आ रहे हैं, ये तो हो गया, ठीक है? अब अपर्चर पे आते हैं। स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जैसे किताब है, अगर मैं इसको घुमा दूं तो स्फेरिकल मिरर बन गया। ये जितना भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्या है? अपर्चर। क्या है? अपर्चर। क्लियर है? तो स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसको क्या कहते हैं? अपर्चर। क्लियर है? अब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है, बाद में आना, बाद में बंद कर दो इसको, अभी नहीं। क्लियर है?
समझ में आया नहीं आया? सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ गए आप लोग, अपर्चर समझ गए, लक्ष्य समझ गए। पोल क्या होता है? स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट। क्या होता है? मिड पॉइंट। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके मिड पॉइंट को क्या कहेंगे हम? पोल कहेंगे। क्लियर है? तो अब आपने डायग्राम पे आते हैं थोड़ा सा। ये हमारा हो गया हमारा स्फेरिकल मिरर, ये पूरा अपर्चर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अपर्चर हो गया। अब इसका जो मिड पॉइंट है इसको क्या कहेंगे? पोल। हमारा स्फेरिकल मिरर किसी स्फीयर का पार्ट था, उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा था मैंने। स्फेरिकल मिरर किसी स्फीयर का पार्ट था या नहीं था? उसके सेंटर को क्या कहा था मैंने? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हो गया, पोल भी हो गया, अपर्चर भी हो गया। यहाँ तक किसी को डाउट? क्लियर है? अब लाइन जो इन दोनों से जो लाइन निकल जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से, उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। लिखने पे मत रहो। हाँ, क्या कहते हैं उसको? लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। नहीं समझे? जो लाइन इन दोनों से होकर जाएगी उसको क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। लक्ष्य नहीं समझे? आसान है, सेंटर ऑफ कर्वेचर था बस अब समझना, बाकी तो आसान है। जो लाइन है, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? प्रिंसिपल एक्सिस भी हो गया हमारा। अब देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच कुछ डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? सारी डेफिनेशन क्लियर हो गई है यहां तक। अब फोकल लेंथ को समझने के लिए पहले फोकस समझेंगे, प्रिंसिपल फोकस, फिर फोकल लेंथ समझ में आएगी। ठीक है? प्रिंसिपल फोकस के बाद इस डेफिनेशन को प्रिंसिपल फोकस के बाद कर लेना, फोकल लेंथ। बात नहीं भाई, बस थोड़ी देर और सीख लो। ठीक है? आज हम कहां तक कर देंगे? यहां तक कर देंगे। रूल्स टू ड्रॉ इमेजेस कल करेंगे, कल नहीं करेंगे, मंडे को करेंगे। कौन सा नहीं उतारा? पूरा नहीं उतारा है तुमने? और उतार लो सारे बच्चे। ये माइंड मैप तो उतारना है भाई, माइंड मैप तो उतार लेंगे सभी बच्चे। अभी प्रिंसिपल फोकस पे आएंगे। ये वाला रफ कर दूं पूरा? हैं? हाँ भाई, क्या चल रहा है? आगे समझ गए? यहाँ तक नहीं समझे? होगा। इस वाले पोर्शन को मैं रख कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों? रख कर दूं पूरे? जो बैठे रहो सभी लोग सीखते रहो बस। फोकस पे आते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल फोकस पे आते हैं। ठीक है? बनाएंगे। ये हम पढ़ चुके हैं। पोल हो गया। ये पोल को पी से, कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? अगर है? हाँ, बीच में आएगा, भी आ जाएगा। अगर लाइट की जो रेज हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, ऊपर नहीं है, सुनते रहो। अगर कॉनकेव मिरर में लाइट रेज पैरेलल आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर जाकर मिलती है। लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस meet at a point on principal axis after reflection। नहीं समझ में आया? अगर लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं
मेरे पास फोन में वीडियो है ये वाली दिखाने के लिए, बहुत अच्छे से समझाने के लिए, लेकिन अभी आप ऐसे समझ लो, कल को दिखा देंगे, ठीक है ना, परसों को मतलब, ठीक है, समझेंगे। हाँ यूट्यूब पे डाल देंगे अपने वाले। देखिए अगर लाइट रेज पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर जाकर मिलेगी। ऐसे दिखाना पड़ेगा आपको, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई है, ये ऐसे आई और ऐसे, हाँ एरो बनाने जरूरी है भाई, मस्ट है। पता कैसे चलेगा कौन सी लाइट किधर से आई किधर चली गई? तो ये लाइट रेज जो पैरेलल आई कॉनकेव मिरर में, पैरेलल आई तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर जाकर मिल गई है, इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस या फोकस, नहीं समझे? समझ में आया नहीं आया? रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? कॉनकेव मिरर के लिए अलग होता है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए अलग होता है। कॉनकेव मिरर में जब लाइट रेज पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर जाकर मिलती हैं, उस पॉइंट को फोकस कहते हैं या प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। क्लियर है? अब सुनते हैं, फोकस और बॉल के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकल लेंथ। क्या कहलाती है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कहलाती है। प्रिंसिपल फोकस कॉनकेव का हो गया, कॉन्वेक्स का देखें। कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स का मतलब बाहर की तरफ कर्व्ड है और अंदर से पॉलिश्ड है, ठीक है। अगर इसमें लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, कॉन्वेक्स मिरर में अगर लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है मानो वो मिरर के अंदर से आई हो, मिरर के अंदर किसी पॉइंट से आई। समझे नहीं समझे? अगर इसमें कॉन्वेक्स मिरर में लाइट रेज जो पैरेलल आती हैं वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती हैं, या रिफ्लेक्ट होने के बाद मिरर के अंदर किसी पॉइंट से आती हुई दिखाई देती, आती नहीं है, ऐसा लगता है कि आ रही है मिरर के अंदर से। नहीं समझ में आया? कॉन्वेक्स मिरर में अगर लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे लगती है मानो मिरर के अंदर किसी पॉइंट से आ रही है, मिरर के अंदर किसी पॉइंट से आ रही है। तो ये पॉइंट कहाँ होता है? प्रिंसिपल एक्सिस पर। इस पॉइंट को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉन्वेक्स मिरर। Light rays coming parallel to principal axis reflect in such a manner that they appear to coming from a point of principal axis. This point is called principal focus for convex mirror. समझ गए? इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है मानो मिरर के अंदर किसी पॉइंट से आ रही है। क्लियर है? और पॉइंट कहां पर है? प्रिंसिपल एक्सिस पर। इस पॉइंट को क्या कहते हैं बच्चों? प्रिंसिपल फोकस। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होगा, ये इसका पोल होगा। समझ गए? ये वाला फोकस और इसके पोल के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? फोकल लेंथ। क्लियर है बच्चों? अब हमारा फोकस और फोकल लेंथ क्लियर हो गया। ठीक है? रूल्स टू ड्रॉ इमेजेस फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, इसको करा दें आज? चलिए बाद में कराएंगे इसको, रुक जाइए, अब कल कराएंगे। इसको उतार लिया आप सभी ने? ये उतारेंगे इसको जब पढ़ाएंगे।